न्यूज़पेपर की डिजाइनर कार। भरतपुर गांव में रहता है सिकंदर, एक अमीर आदमी जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है, जिससे उसका एक बेटा भी है। उसका नाम है विराट। विराट की माँ के ना होने के कारण उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। विराट कारों के लिए दीवाना है और बाजार से नए नए मॉडल खरीदता है और अपनी नई कारों में कॉलेज जाता है। एक दिन जब वो अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है, विराट, कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हो? हाँ पापा, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? मैंने तुम्हारे लिए नई कार खरीदी है बेटा, ये रही चाबियां। ओह थैंक यू पापा। फिर वो अपनी किताबें और चाबियां लेकर पार्किंग में कार के पास आया। वो नई कार को देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। कैसी लगी कार बेटा? कार गजब की लग रही है पापा, और मेरे लिए इसे खरीदने के लिए थैंक्स अ लॉट, यू आर द बेस्ट। इसके बाद वो उस कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में मुकेश और मोनिका, जो विराट के दोस्त थे, उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ने एक नई कार खरीदी है। हाँ, मैंने भी देखा। अमीर लोग हैं भाई, मजे में जीते हैं। विराट अपनी गाड़ी पार्क करता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। वे तीनों कॉलेज की इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कॉलेज का एक मेधावी छात्र राजेश उनके सामने से गुजरता है। उसे देखकर तीनों दोस्त राजेश की मजे लेने की सोचते हैं। राजेश, एक बार यहाँ आओ। क्योंकि विराट कॉलेज में सीनियर था, इसलिए राजेश उसे मना नहीं कर पाया। इसके बाद विराट राजेश को गरीब कहकर उसका मखौल उड़ाने लगता है। मेरे पिता इतने अमीर हैं, देखो हमारे पास कितनी सारी कारें हैं, जबकि तुम्हारे पापा एक साधारण मैकेनिक हैं, जो पुरानी कारों की मरम्मत के लिए एक पुराने शेड के नीचे रहता है और उससे मिले चिल्लर के पैसों से तुम्हें यहाँ पढ़ाई करवाता है। जिस तरह विराट उसके पापा के बारे में बात कर रहा था, सुनकर राजेश का खून खौल रहा था। लेकिन क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले से ही अमीरों के साथ झगड़े में न पड़ने की चेतावनी दी थी, वो चुप रहा। ये ठीक बात है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन जब वे काम करना बंद कर देती हैं, तो उन्हें मरम्मत के लिए उस टूटे फूटे शेड के नीचे ही जाना होता है। तब मैकेनिक एक तरह से, अगर मैं तय कर लूं कि मैं हर घंटे एक कार खरीदूंगा, तो फिर तुम्हारे शेड की भी जरूरत नहीं होगी। मैं खुद एक नई कार बना सकता हूँ। ये तुमसे नहीं हो पाएगा बीड़ू, लेकिन अगर तुमने बना दी तो मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगा। अगर मैं नई कार बनाने में असफल रहा तो 1 साल के लिए मैं आपकी कार धोया करूंगा। इस तरह उन दोनों के बीच शर्त लग गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे राजेश ने न्यूज़पेपर से कार बनाने का फैसला किया। बिना किसी देरी के उसने अपने सभी दोस्तों से अखबार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर वो उन्हें ले जाता है और अपनी न्यूज़पेपर कार तैयार करने लगता है। 1 हफ्ते बाद वो कार लेकर कॉलेज आता है। न्यूज़पेपर कार देखकर कॉलेज में हर कोई हैरान हो जाता है। जो भी उस कार को देखता है, वो राजेश की प्रतिभा की सराहना करता है। बाजार में इस तरह की कोई कार नहीं है, इसलिए मैं अपनी शर्त हार गया हूँ। राजेश, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रहा हूँ। राजेश पैसे लेता है और अपने पुराने शेड को नया रंग देता है। फिर वो शेड के बाहर एक बोर्ड लगाता है, यहाँ किसी भी तरह की डिजाइनर कार बनाई जा सकती है। चंद्रपुर गांव के लोग विनायक की मूर्ति बनाया करते थे। गांव के लोगों की कमाई का बस यही एकमात्र जरिया था। चमकलाल का परिवार भी उसी गांव में रहता था और गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम करता था। एक बार क्योंकि मूर्तियों को तैयार करने के लिए मिट्टी नहीं बची थी, इसलिए चमकलाल ने कुछ मिट्टी लाने की सोची। शारदा, मैं मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लगता है कि भारी बारिश होने वाली है। अपने साथ एक छाता ले जाओ ना। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और बारिश होने से पहले ही मिट्टी ले आऊंगा। कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी है और मुझे समय से पहले मूर्तियां तैयार करनी है। अगर मैं नहीं कर पाया तो न केवल लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे, बल्कि दुगनी रकम भी वापस करनी पड़ सकती है। तब हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पहले से ही क्या कम मुश्किलें हैं जी? आप ध्यान से जाकर मिट्टी ले आओ और समय पर मूर्तियां तैयार करके लोगों तक पहुंचा दो। चमकलाल जरूरी सामान और मिट्टी ले आया और मूर्तियां तैयार करने लगा। गांव के बाकी लोग भी
खुशी खुशी मूर्तियों को तैयार करने में जुट गए थे। हर कोई इस बार भी पहले की तरह अच्छे फायदे की उम्मीद कर रहा था। शारदा चमकलाल के पास आई। गांव में सभी ने इस बार बहुत अच्छी मूर्तियां तैयार की हैं। लगता है मानो खुद विनायक मूर्तियों में आकर बस गए हो। सच है शारदा, सभी ने मूर्तियों को तैयार करने में कड़ी मेहनत की है। मैं भी चाहता हूँ कि सभी को खूब अच्छा फायदा हो इस साल। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक जोर से बादल गरजे और आंधी चलने लगी। हर कोई अपनी मूर्तियों को प्लास्टिक से ढकने लगा। धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। हवा के कारण मूर्तियों के ऊपर से प्लास्टिक उड़ गया और मूर्तियां पानी में भीग गईं। हर कोई घबरा गया था। 4 दिनों के बाद बारिश जरा धीमी हुई तो लोग अपनी मूर्तियों की जांच करने के लिए बाहर निकले। एक भी मूर्ति सलामत नहीं बची थी और सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। हमारा तो सब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, लुट गए। चमकलाल पास के एक पेड़ से लटकी हुई विनायक के फोटो के पास गया और कहने लगा, विनायक, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैं केवल आपकी मूर्तियां बनाना जानता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आसपास के कई लोग आपकी मूर्तियां बनाकर ही अपना घर चलाते हैं। इंद्रदेव ने इस बार भारी बारिश कर हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर हमें किस बात का दंड दिया है। जिन लोगों ने मुझे मूर्तियां बनाने के लिए पैसे दिए हैं, कल वे अपनी मूर्तियां लेने आएंगे। हमारे पास इन मूर्तियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब तुरंत और मूर्तियां भी नहीं बन सकती। अब आप ही बताएं हम क्या करें। चमकलाल को ऐसे रोता देख विनायक उस पेड़ पर प्रकट हुए और कहने लगे, इधर देखो चमकलाल, मैं अपने भक्त को कभी किसी कारण से दुखी नहीं करता। तुम सभी लोग चिंता मत करो। अब से लोग इस पेड़ के पास आकर बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह की मूर्ति चाहिए। बिल्कुल वैसी ही मूर्ति उन्हें इस पेड़ के नीचे रखी मिल जाएगी। ये कहकर विनायक वहां से अंतर्धान हो गए। तब से गांव के लोग पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा की मूर्ति के बारे में पेड़ को बताने लगे और पलक झपकते ही वैसी ही मूर्ति उनके सामने प्रकट हो जाती। सबने इस बात का ध्यान रखा कि वो लालची ना हो और उन्हें जितनी मूर्तियों की आवश्यकता हो वो उतनी ही पेड़ से मांगे, क्योंकि आखिर भगवान विनायक से क्या छिप सकता है।